हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास क्लास 11th का यूनिट नंबर 12 का वीडियो नंबर 44। तो बेटे ये 12वीं यूनिट का 44वां वीडियो है और इससे पहले 43 वीडियो आपको प्ले लिस्ट में भी मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर 12 को पूरा पढ़ सकते हो, समझ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्जाम में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। इसी के साथ साथ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा और आप पीडीएफ नोट्स के लिए टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हो KMD सहारनपुर। तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज बेटे हमें पढ़ना है अभिक्रिया मध्यवर्ती, जिसे आप इंग्लिश में कहते हो रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। तो अभिक्रिया मध्यवर्ती कई प्रकार के होते हैं और उनमें से आज हमारा मेन फोकस रहेगा पहले अभिक्रिया मध्यवर्ती पर, जिसे हम कहते हैं मुक्त मूलक। नाम तो आपने सुना ही होगा, मुक्त मूलक। मुक्त मूलक को इंग्लिश में हम कहते हैं फ्री रेडिकल। तो आज का हमारा पूरा फोकस रहेगा मुक्त मूलक या फ्री रेडिकल पर। तो आप अपनी नोटबुक में पहले ये वाली हेडिंग लिखो, वीडियो को पॉज करो और ये हेडिंग लिखो, अभिक्रिया मध्यवर्ती या रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। लिख लिया बेटे? ठीक है। तो बेटे अभिक्रिया मध्यवर्ती क्या होते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। आपको पता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में जब अभिकारक आपस में क्रिया करते हैं तो उनके क्रिया करने से बनता है उत्पाद। पर अभिकारक से उत्पाद बनने तक की जो संपूर्ण क्रिया होती है, इन दोनों के बीच में यानी अभिकारक और उत्पाद के बीच में भी कुछ बनता है। यानी अभिकारक और उत्पाद के बीच की जो कड़ी होती है उसे हम कहते हैं मध्यवर्ती या इंटरमीडिएट। वास्तविकता में मध्यवर्ती एक ऐसी स्पीसीज होती है जिसमें पुराने बॉन्ड पूर्ण रूप से नहीं टूट पाते हैं और नए बॉन्ड पूर्ण रूप से नहीं बन पाते हैं। यानी पुराने बॉन्ड टूट रहे होते हैं और नए बॉन्ड बनने लग रहे होते हैं। तो उस बीच की कड़ी को हम कहते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट या अभिक्रिया मध्यवर्ती। तो आप यहां लिख सकते हो अभिकारक। अभिकारक, वीडियो का स्पीड अपने माइंड के लेवल के अनुसार आप व्यवस्थित कर लेना जरूर। अभिकारक तथा उत्पाद, अभिकारक तथा उत्पाद के बीच की कड़ी को, बीच की कड़ी को अभिक्रिया मध्यवर्ती कहते हैं। ध्यान रखोगे इस चीज को कि जब रिएक्टेंट्स आपस में क्रिया कर कर प्रोडक्ट बनाते हैं तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के बीच का जो चेन का जो पार्ट होता है, जो बीच का हिस्सा होता है, जिसमें पुराने बॉन्ड पूर्ण रूप से नहीं टूट पाते हैं और नए बॉन्ड पूर्ण रूप से नहीं बन पाते हैं, उस बीच की स्पीसीज को हम कहते हैं अभिक्रिया मध्यवर्ती। और एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये जो अभिक्रिया मध्यवर्ती होता है ना, अभिक्रिया मध्यवर्ती, इनका जो अस्तित्व होता है, इनका जो अस्तित्व होता है वो बहुत कम समय के लिए होता है, बहुत कम समय के लिए। तो हम यहां लिख सकते हैं अस्तित्व क्षणिक होता है, क्षणिक। अब क्यों होता है क्षणिक, इसके बारे में भी आज ही हम बात करेंगे कि जो रिएक्शन इंटरमीडिएट है उसका जो अस्तित्व है, उसकी लाइफ है, वो बहुत कम क्यों है। कारण हो सकता है सीधा कि भाई बहुत ज्यादा क्रियाशील होगा, इसलिए उसका अस्तित्व क्षणिक होता है, वो बहुत कम टाइम के लिए बनता है रिएक्शन इंटरमीडिएट। ठीक है। अब हम बात करेंगे कि जो मध्यवर्ती होता है वो कितने प्रकार का होता है। मध्यवर्ती, इसके बारे में बात करेंगे। अब अभिक्रिया मध्यवर्ती कितने प्रकार का होता है। वैसे तो कई प्रकार के होते हैं, पर कुछ मुख्य प्रकार मैं आपको बताऊंगा जो हमारे सिलेबस में है। एक तो होता है मुक्त मूलक।
मुक्त मूलक। अभिक्रिया मध्यवर्ती में एक तो हमें पढ़ना है मुक्त मूलक, ठीक है, जिसे हम फ्री रेडिकल भी कहते हैं। और मुक्त मूलक के बाद हमें पढ़ना है कार्बोधनायन। कार्बोधनायन। अब ये कार्बोधनायन ऐसा आयन जिसके ऊपर धनावेश हो। कार्बोधनायन को हम एक और नाम से जानते हैं, कार्बोनियम आयन। ठीक है, इसे कार्बोनियम आयन भी कहते हैं। कार्बोधनायन को कार्बोनियम आयन भी कहते हैं। कार्बोकैटायन को हो इंग्लिश में कहते हैं इसे कार्बोकैटायन, और इसे इंग्लिश में कार्बोनियम आयन ही कहते हैं, हिंदी में भी कार्बोनियम आयन कहते हैं। ठीक है। तीसरा मध्यवर्ती हमारे कोर्स में है कार्ब ऋणायन। तीसरा मध्यवर्ती हमारे कोर्स में है कार्ब ऋणायन। ठीक है, कार्ब एनायन आप इसे कह सकते हो, और एक और नाम है इसका एक नाम है कार्बेनायन। इंग्लिश में भी इसे कार्बेनायन ही कहते हैं। ठीक है। और चौथा जो मध्यवर्ती हमें पढ़ना है जो हमारे कोर्स में है वो है कार्बीन। कार्बीन इंग्लिश में भी यही नाम है और हिंदी में भी यही नाम है, कार्बीन। और पांचवा मध्यवर्ती जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है बेंजाइन। तो ये 5 मध्यवर्ती हमारे सिलेबस में हैं। इनके बारे में हमें थोड़ी थोड़ी जानकारी जरूर होनी चाहिए। ठीक है, जल्दी से पॉज करो और लिखो। लिख लिया बेटे? ठीक है। तो बेटे सबसे पहला अभिक्रिया मध्यवर्ती जो हमारे सिलेबस में है वो है मुक्त मूलक। मुक्त मूलक को हम इंग्लिश में कहते हैं फ्री रेडिकल। और इसके बारे में आपको सबसे पहले तो एक बात ये पता होनी चाहिए कि मुक्त मूलक या फ्री रेडिकल की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे पेनेथ और हाफ्ज। तो पेनेथ और हाफ्ज नामक वैज्ञानिकों ने फ्री रेडिकल की खोज की थी, मुक्त मूलक की। अब अगला सवाल दिमाग में आता है कि सर फ्री रेडिकल होता क्या है, मुक्त मूलक किसे कहते हैं? तो बेटे मुक्त मूलक एक ऐसी स्पीसीज होती है, या तो इसे आप परमाणु कह सकते हो या परमाणु का समूह कह सकते हो, पर परमाणु या परमाणु का समूह ना कहकर मैं इसे कहूंगा स्पीसीज। तो जब हम स्पीसीज शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसमें परमाणु भी आ सकता है, आयन भी आ सकता है, परमाणुओं का समूह भी आ सकता है। तो इन तीनों बातों को अलग अलग ना लिखकर हम स्पीसीज ही लिख सकते हैं। तो कोई ऐसी स्पीसीज जिस पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो, कोई ऐसी स्पीसीज जिस पर विषम इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो, यानी उसके ऊपर टोटल नंबर जो इलेक्ट्रॉन्स का है वो विषम हो। समझ रहे हैं ना आप? ठीक है। या फिर आप कह सकते हो कोई ऐसी स्पीसीज जिस पर मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो, ऐसी स्पीसीज को हम कहते हैं मुक्त मूलक। ठीक है, लिखते हुए समझते हैं। चलो यहां से लिखते हुए समझते हैं कि मुक्त मूलक का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो वे स्पीसीज जिन पर मुक्त इलेक्ट्रॉन या तो मुक्त इलेक्ट्रॉन हो, कॉमा, या तो मुक्त इलेक्ट्रॉन हो, कॉमा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन या विषम इलेक्ट्रॉन, विषम संख्या में विषम इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, विषम इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, विषम इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, कॉमा, मुक्त मूलक कहलाती हैं। तो ऐसी स्पीसीज को हम कहते हैं मुक्त मूलक। ये यहां 3 बातें लिखी हैं। ठीक है, 3 बातें। या तो उनके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन हो, मुक्त इलेक्ट्रॉन है तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जरूर होंगे, चाहे एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो। एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ही होता है वैसे मुक्त मूलक के पास, और कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या विषम हो।
तो इन तीनों में से यदि कोई भी बात आपको दिखाई देती है किसी स्पीसीज के पास, किसी परमाणु के पास या किसी परमाणु के समूह के पास, तो उस स्पीसीज को आप कहोगे कि वो क्या है, मुक्त मूलक है। ठीक है। और अब एक बात मैंने आपको कल भी समझाई थी कि मुक्त मूलक का निर्माण होता है समविदलन से, तो इस बात को भी लिख लेते हैं, इनका निर्माण, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में बहुत पूछा जाता है कि मुक्त मूलक का निर्माण किस प्रकार होता है। तो इनका निर्माण समविदलन से होता है। समविदलन को आप समांगी विदलन भी कह सकते हो या होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन भी कह सकते हो। तो समविदलन से होता है मुक्त मूलक का निर्माण। ठीक है। कैसे होता है, जैसे एक एग्जांपल लगाते हैं इसका। मान लो हमारे पास क्लोरीन है Cl2, Cl बॉन्ड Cl, और इसके बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो यदि समविदलन होगा तो बॉन्ड इस तरीके से टूटेगा। तो सनलाइट की उपस्थिति में क्लोरीन में समविदलन होता है। तो एक तो क्लोरीन मुक्त मूलक ये बनेगा और एक क्लोरीन मुक्त मूलक ये बनेगा। तो ये दोनों जो बने हैं वे क्लोरीन मुक्त मूलक बने हैं। ठीक है। तो मुक्त मूलक ऐसा होता है जिसके पास, देखो अब यहां मैं आपको एक बात बताता हूं, इस क्लोरीन के पास बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 17वें वर्ग का है ना क्लोरीन, तो बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7। उन 7 में से एक इलेक्ट्रॉन यहां बॉन्ड बनाने में चला गया था। जब ये बॉन्ड टूटा है तो वो ही 7वां इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया। तो जो इलेक्ट्रॉन इसके पास से गया था बॉन्डिंग प्रोसेस में, वो ही इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फिजन में वापस आ गया है। तो इसकी बाहरी कक्षा में अब भी 7 इलेक्ट्रॉन हैं, और बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन हैं, तो वो जो 7वां इलेक्ट्रॉन है, ये वाला जो बॉन्ड बनाने में पहले गया था वापिस आ गया, वो 7वें इलेक्ट्रॉन को आप कह सकते हो मुक्त इलेक्ट्रॉन। उस 7वें इलेक्ट्रॉन को आप कह सकते हो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉनों के तो जोड़े ही बन रहे होंगे, युग्म बन रहे होंगे। 7वें इलेक्ट्रॉन का ही तो जोड़ा नहीं बन रहा होगा। इस 7वें इलेक्ट्रॉन को ही आप अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कहते हो। और विषम इलेक्ट्रॉन का मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, इस पे जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वे विषम होने चाहिए। ठीक है, समझ में आई ना बात। जैसे क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 17 में से उसने एक इलेक्ट्रॉन अपना इधर दे दिया था, अब इसके पास 16 बचे थे। अब क्या हुआ, अब वो इलेक्ट्रॉन इसके पास फिर दोबारा से आ गया जो बॉन्ड में गया था। अब तो इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 17, और टोटल इलेक्ट्रॉन 17 है, तो 17 तो विषम संख्या है। तो इसका मतलब विषम इलेक्ट्रॉन का मतलब यही होता है कि उसके या तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में देख लो 7 इलेक्ट्रॉन हैं, जो भी एक विषम संख्या है, और या फिर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देख लो 17 है, वो भी एक विषम संख्या है। तो ये होता है मुक्त मूलक। समविदलन से इसका क्या होता है, निर्माण। अब हम बात करेंगे कि मुक्त मूलक की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। एक हेडिंग लिख लो आप, विशेषताएं। विशेषताएं, मुक्त मूलक में क्या क्या विशेषताएं हमें देखने को मिलती हैं। विशेषताओं को आप कह सकते हो कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है। तो विशेषताओं में सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके पास। ठीक है। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण जो मुक्त मूलक होते हैं वो बहुत अधिक क्रियाशील होते हैं, बहुत अधिक क्रियाशील। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण यहां लिखते हैं क्या होते हैं मुक्त मूलक, बहुत अधिक क्या होते हैं, क्रियाशील। यदि कोई आपसे पूछता है कि मुक्त मूलक बहुत अधिक क्रियाशील क्यों होते हैं, तो आपका जवाब पता क्या होना चाहिए, क्योंकि उनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब अगला सवाल खड़ा हुआ कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने से क्रियाशीलता के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। प्रभाव यह पड़ता है कि जो वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा ना, अकेला इलेक्ट्रॉन, वो प्रयास करता रहेगा कि मेरे भी जोड़े बन जाएं, मैं भी युग्मित हो जाऊं। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हमेशा प्रयास करते हैं कि उनका भी युग्म बन जाए, उनका भी जोड़ा बन जाए, और उस युग्म या जोड़ा बनाने के लिए ही वे बॉन्डिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं। तो कोई भी मुक्त मूलक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण ही बहुत अधिक क्रियाशील होता है, और बहुत अधिक क्रियाशील होगा तो उसका जीवन काल तो बहुत कम होगा। ज्यादा क्रियाशील है तो एकदम वो
बॉन्ड बना लेगा, और जब उसने बॉन्ड बना लिया तो अब तो वो मुक्त मूलक नहीं रहेगा। तो यहां इस बात को भी लिख सकते हो आप, यहां लिख सकते हो कि इनका आयु या जीवन काल बहुत कम होता है, इसलिए करके लिखता हूं, इसलिए आयु, किसकी आयु, मुक्त मूलक की, इनकी आयु होती है बहुत कम, या जीवन काल होता है बहुत कम, या इनका अस्तित्व होता है क्षणिक। उसका कारण यही है कि बहुत अधिक क्रियाशील हैं। वो जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो चाहता है मैं जल्दी से युग्म बना लूं, अपना जोड़ा बना लूं। दूसरी विशेषता देखो ध्यान से, ये जो मुक्त मूलक होते हैं ये प्राय विद्युत उदासीन होते हैं। विद्युत उदासीन का मतलब तो समझते हो, ना तो इन पर धनावेश होता है और ना ही ऋणावेश होता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन इसका गया था वही वापस लौट के आ गया। तो इसके पास जितने इलेक्ट्रॉन होंगे टोटल उतने ही इसके पास प्रोटॉन होंगे। तो इसलिए मुक्त मूलक कैसा होगा, विद्युत उदासीन होगा। ठीक है, और इनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण मुक्त मूलकों में एक और विशेषता पाई जाती है, और वो विशेषता यह है कि मुक्त मूलक होते हैं अनुचुंबकीय। मुक्त मूलक कैसे होते हैं, अनुचुंबकीय होते हैं। अनुचुंबकीय क्यों होते हैं मुक्त मूलक, क्योंकि इनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। कैसे इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। जल्दी से पोज करके लिखो, फिर अगली बात बताता हूं आपको। लिख लिया बेटे, ठीक है। तो बेटे अब हम बात करेंगे कि मुक्त मूलक कितने प्रकार के होते हैं। यहां लिखा हुआ है वर्गीकरण, तो मुक्त मूलक का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि मुक्त मूलक होते हैं 3 प्रकार के। फ्री रेडिकल कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। अब 3 प्रकार के कौन से हैं एकदम समझ में आ जाएगा आपके। देखो ये एक एल्काइल ग्रुप है, ये कार्बन परमाणु है जिसके पास एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, और बाकी संयोजकता मैंने पूरी करी हाइड्रोजन से। तो ये जो कार्बन है जिसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, वो कार्बन डायरेक्टली केवल एक ही कार्बन परमाणु से जुड़ा है। ये R का मतलब एल्काइल ग्रुप, ये या तो CH3 होगा या C2H5 होगा। जब इसके पास, इस कार्बन के पास केवल एक ही कार्बन से डायरेक्ट जुड़ना है, तो इसका मतलब ये कार्बन प्राइमरी कार्बन है जिसके ऊपर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। तो आप इस मुक्त मूलक को कहोगे प्राइमरी या प्राथमिक, या फिर आप कह सकते हो 1 डिग्री। तो ये 1 डिग्री या प्राइमरी या प्राथमिक फ्री रेडिकल है। यहां लिख देते हैं फ्री रेडिकल। तो ये प्राइमरी फ्री रेडिकल है। अब यदि मैं आपको कहूं कि ये कार्बन है और एक एल्काइल ग्रुप इधर जुड़ा हुआ है, एक एल्काइल ग्रुप इधर जुड़ा हुआ है, और यहां संयोजकता पूरा ही कर रहा है हाइड्रोजन, और इस कार्बन के पास एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो ये कार्बन 2 कार्बन एटम से डायरेक्टली अटैच है, इसलिए ये सेकेंडरी कार्बन एटम है। तो इसे आप कहोगे सेकेंडरी, क्या कहोगे, सेकेंडरी, या तो आप सेकेंडरी कहो या कहो 2 डिग्री फ्री रेडिकल। तो ये होता है द्वितीयक फ्री रेडिकल, जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाला कार्बन परमाणु डायरेक्टली 2 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है। और यदि मैं कहूं कि ये कार्बन परमाणु है, इधर भी एल्काइल ग्रुप है, इधर भी एल्काइल ग्रुप है, और इधर भी एल्काइल ग्रुप है, और इस कार्बन परमाणु पर एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है या मुक्त इलेक्ट्रॉन है, तो इस कार्बन को, इस वाले कार्बन को आप कहोगे टर्सरी कार्बन है, तो आप इसे कहोगे टर्सरी या 3 डिग्री फ्री रेडिकल। तो हमें पता चले मुक्त मूलक होते हैं 3 प्रकार के। एक तो प्राथमिक मुक्त मूलक, एक द्वितीयक मुक्त मूलक, और एक तृतीयक मुक्त मूलक। प्राथमिक मुक्त मूलक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाला कार्बन परमाणु प्राइमरी कार्बन परमाणु होता है। प्राइमरी कार्बन परमाणु, द्वितीयक और तृतीयक और चतुर्थक या चतुष्क कार्बन परमाणु, ये सारी बातें मैंने आपको सिखा रखी हैं पहले से ही। यदि आप प्लेलिस्ट के अनुसार पढ़ते हो ना,
और किसी भी चैप्टर को एक डेफिनेट सीक्वेंस में पढ़ के कंप्लीट करते हो तो आपको इन बातों के बारे में जरूर पता है कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री कार्बन क्या होता है। अब यदि आप यहां सोचते हो कि सर क्वाटरनरी फ्री रेडिकल भी होता होगा, तो क्वाटरनरी फ्री रेडिकल नहीं होता, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है वो भी किसी एल्काइल ग्रुप से जुड़ जाएगा। और यदि कार्बन के पास एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होगा या मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो हम उस स्पीसीज को फ्री रेडिकल कह ही नहीं सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं कह सकते। तो कुल मिलाकर निष्कर्ष यह निकलता है कि फ्री रेडिकल 3 तरह के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी फ्री रेडिकल। अब हम बात करेंगे संरचना की। हेडिंग लिखते हैं एक संरचना। संरचना को आप इंग्लिश में क्या कहते हो? स्ट्रक्चर। तो संरचना या स्ट्रक्चर की बात करते हैं चलो, कि जो आपका फ्री रेडिकल होता है उसका संरचना कैसा होता है। अब इसमें आपको पता है कि एक कार्बन परमाणु होगा, उसके पास एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा, 3 उसने बॉन्ड बना रखे होंगे इस तरीके से। देखो कहीं भी देख लो, 3 बॉन्ड हैं, 3 सिंगल बॉन्ड है, 3 सिंगल बॉन्ड है, चाहे वो प्राइमरी फ्री रेडिकल है, चाहे सेकेंडरी है या टर्सरी है। तो यदि मैं आपको कहूं कि मुझे यूं बताओ कि सिग्मा बॉन्ड कितने बनाए इस कार्बन परमाणु ने जिसके पास ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है। भले ही ये तीनों एल्काइल ग्रुप हो या इनमें से 2 एल्काइल ग्रुप हो या इनमें से केवल एक एल्काइल ग्रुप हो, सिग्मा बॉन्ड तो 3 बनाए हैं ना, 1 2 3 इस कार्बन ने। और यदि मैं कहूं लॉन पेयर बताओ इसके पास कितने हैं, तो लॉन पेयर तो 0 है। भाई ये कोई पेयर थोड़ा ही बन रहा, जोड़ा तो नहीं, अकेला इलेक्ट्रॉन है, लॉन पेयर पूछा था, 0। तो इसलिए संकरण की क्रिया में भाग लेने वाले कुल कक्षक कितने हैं इस कार्बन परमाणु के पास? 3 + 0 = 3। और यदि संकरण की क्रिया में 3 कक्षक हिस्सा लेते हैं तो संकरण कौन सा होगा बताओ? हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? 3 कक्षक में एक तो S का होगा और 2 होंगे P के, sp2 संकरण होगा। sp2 संकरण जब होता है, मैंने आपको सिखाया था कि sp2 संकरण की आकृति या आप कह सकते हो संरचना, sp2 संकरण की आकृति या संरचना कैसी होती है? तो आप कहोगे कि सर आपने बताया था त्रिकोणीय समतल, त्रिकोणीय समतल। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है बिल्कुल, कि जो मुक्त मूलक होता है उसकी संरचना कैसी होती है? त्रिकोणीय समतल होती है, या आप इसे कह सकते हो त्रिकोणीय समतलीय या ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है फ्री रेडिकल का। जल्दी से पोज करके लिखेंगे बेटे सब बच्चे, पोज करके लिखेंगे। लिख लिया? ठीक है। तो बेटे अब हम बात करेंगे कि मुक्त मूलकों का स्थायित्व का क्रम क्या है, स्टेबिलिटी क्या है, यानी कौन सा मुक्त मूलक ज्यादा स्थायी होता है और कौन सा मुक्त मूलक कम स्थायी होता है, इसके बारे में बात करेंगे। चलो, तो सबसे ज्यादा जो स्थायी मुक्त मूलक है, नॉर्मली वैसे तो बहुत लंबी सीरीज होती है, पर आपको एक छोटी सी सीरीज में सिखाता हूं कि जो बेंजीन रिंग के ऊपर CH2 ग्रुप अटैच हो और वो मुक्त मूलक हो, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल माना जाता है नॉर्मली। इसे कहते हैं हम बेंजाइल फ्री रेडिकल। और लगभग इतना ही स्थायित्व होता है एलाइल फ्री रेडिकल का। एलाइल फ्री रेडिकल ऐसा होता है, देखो CH2 CH सिंगल बॉन्ड CH2 फ्री रेडिकल, ये होता है एलाइल। तो इन दोनों की स्टेबिलिटी अप्रोक्सीमेटली इक्वल होती है, लगभग बराबर। उसके बाद इससे कम स्थायी होता है टर्सरी फ्री रेडिकल, और उससे कम स्थायी होता है R2CH, ये क्या बन गया? सेकेंडरी फ्री रेडिकल। और उससे कम स्थायी होता है RCH2 प्राइमरी फ्री रेडिकल, और उससे भी कम स्थायी होता है CH3 फ्री रेडिकल। तो ये सीक्वेंस आपको ध्यान रखना है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है कभी भी। मतलब कुल मिला के बात यह है कि जो स्थायित्व होता है ना किसी भी फ्री रेडिकल का, स्थायित्व, मुक्त मूलक की स्टेबिलिटी, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी वो 2 बातों पर निर्भर करती है। एक तो अनुनादी संरचनाओं
की संख्या और एक अति संयुग्मन, इन दो बातों पर स्थायित्व निर्भर करता है अनुनादी संरचनाओं की संख्या, अनुनादी संरचनाओं की संख्या पर निर्भर करता है। व अति संयुग्मन, ये दोनों चीजें मैं पढ़ाऊंगा आपको, इसी चैप्टर में पढ़ाऊंगा जब इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट पढ़ाऊंगा, इलेक्ट्रॉन प्रतिस्थापन वाले प्रभाव। तो अति संयुग्मन की मात्रा लिख देता हूं, चलो यहां। यदि आपको अनुनाद किसी फ्री रेडिकल की संरचना में अनुनाद दिखाई देता है तो समझो वो ज्यादा स्टेबल है। जैसे यहां बेंजाइल फ्री रेडिकल में आपको अनुनाद दिखाई देगा। अनुनाद मैं आपको बताऊंगा किसे कहते हैं, अभी तो इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे हम अनुनाद के बारे में, पर मैं अनुनाद भी बताऊंगा आपको, अति संयुग्मन भी बताऊंगा, दोनों चीजें बताऊंगा। ये जितना ज्यादा होगा आपका फ्री रेडिकल उतना ही ज्यादा स्थायी होगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज और सीख लो आप इसी के साथ साथ, जो मुक्त मूलक होता है ना, मुक्त मूलक ये बनता तो होगा जरूर बॉन्ड टूटने से, तो मुक्त मूलक बनने की जो सुगमता होती है ना, बनने की सुगमता, यानी सरलता कह दो या सुगमता कह दो, एक ही बात है। कोई मुक्त मूलक कितनी आसानी से बनता है, इसे कहते हैं सुगमता। ये व्युत्क्रमानुपाती होती है बंध वियोजन ऊर्जा के, बंध वियोजन ऊर्जा के, यानी ध्यान से समझना, बॉन्ड एनर्जी जितना कम होगा मुक्त मूलक बनने के चांस उतने ही ज्यादा होंगे। अब सवाल ये खड़ा होता है कि सर कौन सा बॉन्ड एनर्जी, आप कौन से बंध वियोजन ऊर्जा की बात कर रहे हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मान लो मैं यहां बात करता हूं R3C फ्री रेडिकल की, R R R और ये है C, और यहां मान लो H है, और वहां बात करता हूं मैं H H H, और यहां कार्बन है हमारे पास और यहां भी H है। अब मैं इस बॉन्ड की और इस बॉन्ड की बात करता हूं कि इन दोनों में से कौन सा बॉन्ड का एनर्जी कम है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम है, बंध वियोजन ऊर्जा किसकी कम है, तो मैं कहूंगा इसकी बंध वियोजन ऊर्जा कम है। क्यों कम है, सारे फैक्टर्स हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। इसका बॉन्ड एनर्जी कम है तो ये बॉन्ड आसानी से टूटेगा, और बॉन्ड जितनी आसानी से टूटेगा तो ये जो फ्री रेडिकल जो बनेगा वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा। समझ में आ रही ना बात। तो यहां लिखा हुआ है मुक्त मूलक बनने की जो सुगमता है वो बंध वियोजन ऊर्जा के व्युत्क्रमानुपाती है। ये बंध वियोजन ऊर्जा इस वाले बंध की कम है, इसलिए बॉन्ड टूटने के चांस ज्यादा हैं, टूटने के चांस ज्यादा हैं, तो R3C फ्री रेडिकल बनने के चांस ज्यादा हैं। ये रेडिकल बनना ज्यादा आसान होता है इसके मुकाबले, और जो रेडिकल का बनना जितना ज्यादा आसान होता है वो रेडिकल उतना ही ज्यादा स्टेबल भी होता है। इस चीज को भी समझ लो, आप आगे भी समझाऊंगा इन बातों को। आप एक काम करो, जल्दी से हमारे देश के बच्चे पोज करके लिखेंगे इस बात को, जल्दी से लिखेंगे हमारे देश के प्यारे प्यारे बच्चे। लिख लिया बेटे, ठीक है। तो बेटे मुझे उम्मीद है कि मुक्त मूलक के बारे में आपको काफी जानकारी मिली होगी कि मुक्त मूलक किसे कहते हैं, मुक्त मूलक के और क्या क्या नाम हैं। वैसे एक बात बताता हूं, मुक्त मूलक का एक नाम विषम इलेक्ट्रॉन अणु भी होता है, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, लिख लेना इस बात को कहीं। मुक्त मूलक का एक नाम होता है विषम इलेक्ट्रॉन अणु, ठीक है। बस मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते रहो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।